नमस्कार, वेलकम टू विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं नेट के सिलेबस के बारे में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं नेट के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है एंड सीबीटी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपका जो पूरा एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स का होता है, मींस पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पहला पेपर नंबर 1 आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। पेपर यदि जो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ भी से यदि वो नेट के एग्जाम दे रहा है तो पेपर 1 सबका सेम रहेगा। पेपर 2 सबका अलग अलग होता है। जैसे आप हिस्ट्री से नेट करेंगे तो आपका पेपर 2 जो मेन पेपर है वो हिस्ट्री होगा। इकोनॉमिक्स से नेट करेंगे तो आपका पेपर जो मेन होगा, पेपर 2 होगा, वो इकोनॉमिक्स होगा। तो पहला क्वेश्चंस में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जिसमें 100 मार्क्स का होंगे पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होंगे, और इसमें कंपलसरी क्वेश्चंस 20 करना होता है। अब हम पेपर 2 पर चलते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें 200 मार्क्स का होगा और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ये भी होगा, और सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और टोटल जो मार्क्स है 300 मार्क्स का होगा पूरा एग्जाम, और जिसमें आपको कटअप तैयार किया जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, यदि आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाते हैं और पेपर 2 में भी लाते हैं तो आपको जीआरएफ क्वालिफाई हो ही जाएगा, वरना नेट क्वालिफाई होगा। तो इस स्लाइड्स में आपने जाना एनटीए, सीबीटी, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहूंगा कि पेपर 1 को 10 भागों में, पार्ट्स में विभाजित किया जाता है और पेपर 2 को भी 10 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके बारे में हम जब पेपर 2 के बारे में विस्तृत रूप से डिटेल चर्चा करेंगे और पेपर 2 एंड पेपर 1 के बारे में, तो हम बताएंगे कि इसको पेपर 1 को कितने भागों में बांटा गया है, पेपर 2 को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर इतना आप ध्यान दीजिए कि पेपर 1 को भी 10 भागों में और पेपर 2 को भी 10 भागों में बांटा गया है। अब नेक्स्ट साइड पर चलते हैं और कुछ जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है चेयरमैन ऑफ यूजीसी। जल्दी में ही इनको नियुक्त किया गया है भारत सरकार द्वारा। पहले कोई और थे, तो इनका नाम है जगदीश कुमार। पहले ये क्या थे, तो जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर पहले थे, अब ये क्या है, तो यूजीसी के चेयरमैन हो गए। तो इस स्लाइड्स में आपने चेयरमैन ऑफ यूजीसी के बारे में जाना और नेट के सिलेबस के बारे में कुछ बेसिक चीजें जाना। अब हम फाइनली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मेन पेपर 2 है, इसके बारे में डिटेल से विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट, आइडिया एंड टर्म्स। तो आज आप नेट हिस्ट्री के पेपर 2 के बारे में पढ़ने वाले। मैं आपको बताया था कि पेपर 2 को 10 भागों में विभाजित किया गया है। जो भाग 1 से लेके 3 तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, भाग 4 से लेके आपको भाग 6 तक आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, और भाग 7 से लेके 9 तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। और भाग 10 में हिस्टोग्राफी, रिसर्च मेथड्स, नेचर्स एंड जो इतिहास लेखन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्लाइड्स पे और जानते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको शब्दावली लिखा हुआ है, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आप इसको बार बार देखें और याद कर ले। इसको अलग से आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री से ही जो इंपॉर्टेंट महत्व रखने वाले शब्द थे उनको चुनकर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इसको देख ले। यहाँ पर जैसे लिखा गया है भारतवर्ष, सभा समिति। सभा समिति क्या है, तो ये जो वैदिक काल से जो राजनीतिक जो ढांचा थी उससे रिलेटेड थी, वैदिक काल से रिलेटेड है। इसके अलावा वर्ण आश्रम है, वेदांत है, पुरुषार्थ है, रीग है, संस्कार है, यज्ञ है, सबके बारे में आप हिस्ट्री में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ बार बार देख लें इसको, ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं। यहाँ भी शब्दावली दिया गया है और यहाँ पर शब्दावली के हिंदी में दिया गया है। मैं साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो लेक्चर होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, बाई लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश को लेकर, मीडियम को लेकर आपको परेशान न होना है। मेरा लैंग्वेज दोनों, और जो हमारा नोट्स है वो जो हमारा टेलीग्राम है उस पर डाल दिया जाएगा। आप इस नोट्स को वहां से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो ये आपका वर्ड्स रहा। यहाँ से आपको यूनिट 1 चालू होता है। तो यूनिट 1 से लेकर 3 तक हम क्या पढ़ेंगे, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है निगोशिएशन द सोर्स आर्कोलॉजिकल सोर्स, निगोशिएशन द सोर्स आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें आप बेसिकली इस पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको
आपको बताना चाहूंगा कि सोर्स 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको अभिलेख आ गया, मॉन्यूमेंट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आप जो यहाँ पर दूसरा प्रकार जो है लिटरेरी सोर्स, इसमें आप इंडिजीनियस सोर्स के बारे में पढ़ेंगे और सारे स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार है वो फॉरेन अकाउंट्स है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें आप ग्रीक, चाइना एंड अरब से जितने भी यात्री आए थे भारत को भ्रमण करने और इसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ किताब लिखा है, अपना यात्रा वृतांत लिखा है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए पास्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। बेसिकली इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप नियोलिथिक एंड चारकोलिथिक के बारे में जानेंगे कि नियोलिथिक में लोग कैसे रहते थे, जो जैसे आप खेती के एग्रीकल्चर का शुरुआत कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुआ, तांबा का डिस्कवरी कैसे हुआ, जो कॉपर है, जो तांबा उसकी डिस्कवरी कैसे हुआ, उसको जो कॉपर को लोग औजारों के रूप में कैसे यूज करने लगे, सेटलमेंट के बारे में आप जानेंगे, पैटर्न के बारे में जानेंगे, पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, विनिमय प्रणाली के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानेंगे, खाद्य प्रोडक्शन, सारे चीज के बारे में जानेंगे कि जो मानव था वो अस्थायी रूप से कैसे रहने लगा। जैसे कृषि की शुरुआत हुई तो इसके बाद ही अस्थायी रूप से वो सेटलमेंट रूप से रहने लगे थे, तो इन सब के बारे में आप इसमें जानने वाले हैं। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसमें आप सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिंदी में कहें तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम इसको बताना चाहूंगा कि इसकी जो टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू कार्बन 40 के अनुसार इसकी जो टाइम पीरियड है उसको माना जाता है 2300 BC से लेकर आपको 1700 BC तक माना जाता है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें इसकी ओरिजिन पढ़ेंगे, ये कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था, इसके जो मेजर जो साइट है जैसे पंजाब हो गया, फिर आपको सुतकागेंडोर हो गया, मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, फिर हड़प्पा हो गया, मोहनजारो हो गया, जितने भी साइट्स हैं सबके बारे में आप मेजर साइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसको जो आप सेटलमेंट पढ़ेंगे, सेटलमेंट जैसे जो आर्किटेक्चर थी, घर मकान थी, कैसे बनाया जाता था, कौन से ईंट का प्रयोग किया जाता था, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थिति, आप सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में भी आप जानने वाले हैं। इन सब के अलावा आप डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, और ये जो यहाँ के लोग थे किन किन देशों से व्यापार किया करते थे, आंतरिक और बाहरी व्यापार कैसे किया करते थे, क्या जो समुद्र से व्यापार होता था कि नहीं होता था, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन शहरीकरण था इस काल को माना जाता है, तो उसके बारे में भी आप जानेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानने वाले हैं इस सारे में। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैदिक काल पीरियड जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से लेकर आपको 600 BC के बीच माना जाता है। इसको दो भाग में बांटते हैं, लेटर वैदिक और ऋग वैदिक। तो यहाँ पर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको आर्यन डिबेट, इसकी जो कहाँ से आर्यन आए थे, क्योंकि वैदिक काल में आर्यन के बारे में ही चर्चा है। इसके अलावा यहाँ की सामाजिक एंड राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सभा, समिति, विदत के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो वर्ण, यहाँ पर 4 वर्ण हुआ करते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थिति और फिलॉसफी और आइडियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको आयरन, इसी काल में जो लोहा आयरन की टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तो आयरन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, लोहा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मेगालिथिक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में महापाषाण काल के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो इसमें महाजनपद काल के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसकी काल पीरियड क्या थी, महाजनपद काल का काल पीरियड क्या था, तो 600 BC से लेकर 300 BC के बीच माना जाता है। तो इसमें आप बेसिकली रूप से मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन जो स्टेट थी, जो राजतंत्रीय एंड गणराज्यीय जो स्टेट थी, राज्य थी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मल हो गया, वजी हो गया, इन सब के बारे में, मगध हो गया, सबके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, विकास के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय शहरीकरण के बारे में भी आप इसमें जानने वाले हैं 600 BC में। इसके अलावा आप बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड
आजीवक संप्रदाय के बारे में भी आप जानने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी काल में बुद्ध भगवान का भी जन्म हुआ था, इसी काल में महावीर भगवान का भी जन्म हुआ था। तो जो दोनों धर्म थे बुद्ध एंड जैन, इसमें जो विस्तारित हो रहे थे, फैल रहे हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी एक संप्रदाय था जिसको आजीवक संप्रदाय कहते हैं, उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो ये रहा आपको फर्स्ट यूनिट में आप इतना चीज में पढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसी को आप यहाँ पर हिंदी में दिया गया, हिंदी वालों के लिए देख लीजिए, आप हिंदी में आपके लिए दिया गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपको रहा सेकेंड यूनिट। अब हम सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे। जैसे यहाँ पर ये सेकेंड यूनिट है आपका, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, राज्य से साम्राज्य तक। इसमें क्या पढ़ेंगे? बेसिकली इसमें आप राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे, जो मगध का कैसे उत्थान हुआ, इसका विस्तार हुआ, कैसे मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ। पहले क्या था? पहले 16 महाजनपद थे, इसके बाद मगध बनी, एक महाजनपद बचा, तो उसके बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे जो सिकंदर का इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था भारत पर, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय राजनीतिक पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी आप इफेक्ट के बारे में भी जानने वाले हैं। इसके अलावा आप मौर्यन का एक्सपेंशन जानेंगे, विस्तार जानेंगे। फिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो कंडीशन थी मौर्यन काल पीरियड में, उसके बारे में भी आप जानने वाले हैं। इसके अलावा अशोक के धर्म के बारे में जानेंगे और उसकी नेचर के बारे में जानेंगे कि अशोक का धर्म क्या था, उपदेश क्या था, इसके बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा मौर्य जो एम्पायर का पतन के बारे में, कि मौर्य एम्पायर इतनी बड़ी थी तो इसकी कैसे पतन हुआ, इसके बारे में भी आप जानने वाले हैं। इसके अलावा मौर्य काल के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स है, जैसे घर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो कला थी, इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। मौर्य काल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो अशोक के जितने भी अभिलेख हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, मॉन्यूमेंट होंगे, सबके बारे में अशोक एडिक्ट इसमें आप जानेंगे। इसके अलावा इस काल पीरियड में कौन से लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था। स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है, जैसे हिंदी है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह जो उस समय टाइम में जो लैंग्वेज था उसको किस स्क्रिप्ट में लिखते थे, उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपको प्राकृतिक भाषा हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, अरामाइक हो गया, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर आप देखिए डिसॉल्यूशंस ऑफ एम्पायर एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर। इसकी इस पैराग्राफ में आप बेसिकली मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मौर्य एम्पायर के बाद पतन हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में सब बट गया, बहुत सारे छोटे छोटे शक्तियों का, डायनेस्टी का, एम्पायर का जो स्थापना हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वो डायनेस्टी थे, तो जिसमें इंडो ग्रीक थे, फिर सुंग डायनेस्टी था, फिर सातवाहन डायनेस्टी का उदय हुआ, फिर कुषाणों का उदय हुआ, फिर शकों का उदय हुआ। इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप संगम लिटरेचर पढ़ेंगे, और संगम लिटरेचर कहाँ से संबंधित है, तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के बारे में आप पढ़ेंगे, वहाँ की राजनीतिक एंड सामाजिक जो कंडीशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके संदर्भ में, रेफरेंस में, तो संगम लिटरेचर के सहायता से पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप वहाँ की दक्षिण भारत की ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी आप जानने वाले हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के लोग थे वो किन किन देशों से ट्रेड किया करते थे, कब किया करते थे, तो 2 सेंचुरी से बीसी से लेकर 3 सेंचुरी बीसी के बीच में। इसके अलावा आपको रोमन एम्पायर से भी ट्रेड संबंध थी, रिलेशन था, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप इसी टाइम पीरियड में जो था महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म का, उसके बारे में भी आप पढ़ने वाले। मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म बाद में 2 भागों में बट गया था, हीनयान, महायान, और बाद में फिर वर्ज्ययान बट गया था। तो इन सब तीनों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, खारवेल के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के अलावा पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कला, स्थापत्य कला के बारे में हिंदी में कहें तो आप पढ़ने वाले हैं। इन सब के अलावा जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो गंधार कला के बारे में पढ़ेंगे कि गंधार कला में बुद्ध भगवान की मूर्ति कैसी बनाई जाती थी। इसके अलावा मथुरा कला में पढ़ेंगे आप, अमरावती कला पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स, मतलब कला शैली। तो इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है गुप्ता एंड वाकाटक एज, मतलब इसमें आपको गुप्त एज एंड गुप्त एम्पायर के बारे में आपको सारा पढ़ना है।
तो जैसे गुप्ता के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो इसके पॉलिटिकल एंड सामाजिक जो स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर लैंड ग्रांट, जो भू अनुदान के बारे में पढ़ेंगे, रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, भूमि अधिकार को लेकर क्या क्या कानून थे, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा गुप्तों ने जितने भी क्वाइंस, सिक्कों का चलाया, उन सब के बारे में, रिलीज करा, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो यहाँ की टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इस समय की मंदिरों बनाने की बहुत सारी कला शैलियों का विकास हुआ था, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इन सब के अलावा हिंदू धर्म के भी बारे में आप पढ़ने वाले हैं। जो अभी हिंदू धर्म का स्वरूप देखते हैं वो गुप्ता काल के ही देन है। इसके अलावा आप इस टाइम पीरियड में संस्कृत भाषा का बहुत विकास हुआ था, और संस्कृत भाषा के जो लिटरेचर्स है उन सबका काफी विकास हुआ था। जैसे इसी टाइम पीरियड के जो कालिदास हैं, कालिदास इसी टाइम पीरियड के माने जाते हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे, कालिदास के बारे में जानेंगे, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले। इन सब के अलावा आपको साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी यहाँ से विकास होना शुरू हो गया था। फिर वास्तु शास्त्र के बारे में जानेंगे, मैथमेटिक्स गणित के बारे में जानेंगे, औषधि के बारे में जानेंगे। इन सब के अलावा अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में आपको जानना है। उसमें बेसिकली आपको उसके प्रशासन के बारे में जानना है, उसके धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश में 2 डायनेस्टी थी, कौन कौन थी, तो सालंक्यान एंड विष्णुकुंडी 2 डायनेस्टी थी, वंश थी आंध्र प्रदेश में, उन सब के बारे में आप जानेंगे। तो ये आपका रहा सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में आप इतना चीज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये सेकेंड यूनिट के हिंदी वर्जन है, हिंदी वाले के लिए ये काम देगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 यूनिट 3 हो गया, तो 3 यहाँ पर काफी लंबा है, इसलिए 2 पृष्ठ में लिखा गया है, और 3 का यहाँ पर हिंदी वर्जन है, तो हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ये रहा इकाई 3। इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो दक्षिण में जितने भी राज्य थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गंग थे, कदम वंश था, पश्चिम के और पूर्वी चालुक्य थे, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, काल्यानी चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, काकतीय जो डायनेस्टी उसके बारे में पढ़ेंगे, होयसल डायनेस्टी एंड यादव वंश, यादव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें दक्षिण भारत में कितने राज्य थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पल्लव थे, चोल थे, चेर थे, पांडव डायनेस्टी था, कहाँ था, दक्षिण साउथ इंडिया में था। अब हम पूर्वी भारत में जितने भी डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी साम्राज्य थे पूर्वी भारत में उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन था, तो बंगाल के पाल एंड सेन वंश को पढ़ेंगे, फिर कामरूप के वर्मन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उड़ीसा के भौमाकार डायनेस्टी एंड सोमवंशी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पश्चिम भारत की बात करें हम, तो पश्चिम भारत में जैसे बल्लवी के मैत्रिक डायनेस्टी था, इसके अलावा गुजरात के चालुक्य वंश डायनेस्टी था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हम उत्तर भारत के डायनेस्टी की बात करें, साम्राज्य किंगडम की बात करें, तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कलचुरी चेरी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप गढ़वाल वंश के बारे में, डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सब के अलावा आप प्रशासन के, इस टाइम के प्रशासन क्या था, राजनीतिक ढांचा कैसा था, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। और इन सब के अलावा देखें तो कृषि व्यवस्था इस टाइम पीरियड की कैसे थी उनके बारे में पढ़ेंगे। भू अनुदान, लैंड ग्रांट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो उत्पादन से संबंधित जितने नियम थे, कर से संबंधित नियम थे, टैक्स से संबंधित नियम थे, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका किसान वर्ग की कंडीशन कैसी थी, जल संसाधन को लेकर, सिंचाई को लेकर क्या संसाधन और प्रबंधन नीतियां थी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कर प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे और सिक्का एंड मुद्रा प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आगे चलें तो यहाँ पर आपको व्यापार के बारे में ही पढ़ना है, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आप जानेंगे। फिर इसके अलावा आप पतन और व्यापारी मार्ग से, जैसे समुद्र से व्यापार हुआ करता था तो कौन कौन समुद्र मार्ग, कितने समुद्र मार्ग थे, फिर स्थल मार्ग थे जैसे सिल्क रूट हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ के अलावा इस आप व्यापारिक जो माल थे उनके बारे में पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों का व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा आपको व्यापारिक ग्रिड हुआ करता था, संघ हुआ करता था, उसके बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण के बारे में आप जानेंगे। ये आप रहा यूनिट 3। तो यूनिट 3 यहाँ भी है क्योंकि
ये बहुत लंबा था, तो इसमें आप ब्राह्मण धर्म का विकास के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आपको वैष्णववाद और शैववाद के बारे में आपको पढ़ने वाला। मैं आपको बता दूं कि जो ब्राह्मण धर्म था दो भागों में बंट गया था। पहला, विष्णु भगवान के मानने वाले जो लोग थे वो वैष्णववाद कहलाते थे, और जो शिव भगवान के मानने वाले लोग थे वो शैववाद कहलाते थे। इसके अलावा आप यहाँ पर मंदिर स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, और जो क्षेत्रीय शैलियाँ थी मंदिर बनाने का, उन सब के बारे में आप जानेंगे। जैसे आपको नागर हो गया, आपको द्रविड़ हो गया, वेशर हो गया, इन सब के बारे में। इन सब के अलावा आपको दान तीर्थ भक्ति के बारे में जानेंगे कि क्या कंडीशन थी भक्तों का, और दान तीर्थ के बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में एक आंदोलन चली थी जिसे हम तमिल भक्ति आंदोलन कहते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। उनमें बेसिकली जो संत हैं, जैसे शंकराचार्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, माधवाचार्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा योगदान था, इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ की सामाजिक जो कंडीशन थी उसके बारे में जानेंगे, जो वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर कैसी भावनाएं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आप समाज में जो वीमेन, स्त्रियों की स्थिति क्या थी उसके बारे में जानेंगे। आप लिंग के बारे में जानेंगे, जो विवाह का क्या नियम कानून थी, मैरिज सिस्टम्स आपके जानेंगे। इसके अलावा संपत्ति को लेकर क्या कैसा संबंध था, क्या नियम कानून थे, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आप किसानों के बारे में जानेंगे, जनजातियों के बारे में जानेंगे, इस सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आप अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के बारे में जानेंगे, छुआछूत वगैरह के बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा आप शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको अग्रहार हो गया, मठ हो गया, महाविहार हो गया, और रीजनल भाषाओं का विकास, जैसे आपको मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, सब जितने भी है रीजनल लैंग्वेज कहलाते हैं, तो इन सब के बारे में आप जानेंगे, इनके लिटरेचर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्यों का निर्माण की चर्चाएं, इसमें क्या क्या जानने वाले हैं आप, तो इसमें आप समांती मॉडल जानेंगे, इसके अलावा खंडीय मॉडल जानेंगे, इसके अलावा समन्वयी मॉडल जानने वाले हैं आप। इसके आगे आप अरब के संबंध के साथ में आप क्या जानेंगे, तो इसमें सुलेमान गजनी के विजय के बारे में जानने वाले, अल बैरूनी की यात्रा का वृतांत जो है उसके बारे में आप जानेंगे। इसकी एक किताब है तहकीके हिंद, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 4th यूनिट में। तो जैसा कि अब ये 4th यूनिट हमारा हो गया, यह इंग्लिश में दिया गया है, और यहाँ पर आप इसको आपको हिंदी में दिया गया है। वो इंग्लिश वालों के, आप इंग्लिश वाले यहाँ पर देख लीजिएगा। हमारा जो लेक्चर है मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोनों लैंग्वेज में है, आप इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए आपका 4th यूनिट हो गया। यहाँ पर जैसा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में यहाँ भी आपको बताया जाएगा, लिटरेचर, आर्कोलॉजिकल्स एंड जो अकाउंट ट्रैवलर्स जो बाहर से आए थे उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा आपको फारसी, संस्कृत जो रीजनल लैंग्वेज भाषा के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा नीचे चलते हैं हम, इसमें तो आपको राजनीतिक घटनाएं के में आप क्या क्या जानेंगे, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप जानेंगे, जिसमें आपको 5 डायनेस्टी इसमें मुख्य थे। जैसे आपको हो गया यहाँ पर तुर्क गौरी के बारे में जानेंगे, फिर खिलजी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो यही डायनेस्टी से इब्राहिम लोदी बिलोंग करता था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का कैसे डिक्लाइन हुआ था उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए मुगल साम्राज्य का न्यू, इसमें क्या जानेंगे, तो बाबर के हुमायूं एंड सूर डायनेस्टी, सूरी के बारे में, डायनेस्टी के बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा अकबर और औरंगजेब की जो अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार किया उन सब के बारे में जानेंगे, और फिर यहाँ मुगलों की डिक्लाइन, पतन कैसे हुआ उसके बारे में भी आप जानने वाले हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको दक्षिण भारत के विजय एंड बहमनी नगर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गया, बेरार हो गया, अहमदनगर के बारे में आप बेसिकली रूप से जानने वाले हैं। इसके अलावा इनकी पतन कैसे, उत्थान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इनकी साम्राज्य कहां तक था। इसके अलावा आपको गंग और सूर्यवंशी गणपति के बारे में आप जानने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मराठों का उत्थान में आप क्या क्या जानने वाले हैं, तो मराठों का उत्थान का कहां कैसे हुआ, इसके अलावा इनकी साम्राज्य कहां तक विस्तृत था, इनकी पतन कैसे हुआ, सबके बारे में आप जानने वाले हैं। इनके अलावा इनकी जो ये समकालीन किनके थे, तो मुगलों के थे, तो इनके बीच कैसा संबंध था, रिलेशन था कैसा, इसके बारे में भी आप जानने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ये हमारा क्या था,
यूनिट 4 था, अब हम चलेंगे 5 यूनिट में। ये हमारा 5 यूनिट रहा, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, और यहाँ भी इंग्लिश वाला का ही है क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए यूनिट 5 जो है 2 जगह है। अब यहाँ पर चलते हैं, ये रहा आपको इकाई 5, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर प्रशासन एंड अर्थव्यवस्था में हम क्या जानेंगे, उत्तराधिकार के नियम क्या था इसके बारे में जानेंगे। फिर प्रांतीय एंड स्थानीय शासन के बारे में जानेंगे कि स्थानीय शासन कैसे चलता था। इसके अलावा हम जो सल्तनत काल के समय के प्रशासन के बारे में जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संचालित होती थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको शेर शाह के प्रशासन सुधार के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी जो था, सूरी डायनेस्टी काफी एक अच्छा और योग्य शासक हुआ था जिसने काफी हद तक सुधार किया था, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मुगल प्रशासन के केंद्रीय और प्रांतीय और स्थानीय जो व्यवस्था थी उनके बारे में हम जानेंगे, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें मनसबदारी व्यवस्था क्या था, फिर जागीरदारी व्यवस्था क्या था, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली में क्या क्या जानेंगे आप, तो विजयनगर की शासन व्यवस्था कैसी थी, फिर बहमानी की शासन व्यवस्था कैसी थी, मराठाओं का प्रशासन कैसा था, सबके बारे में जानेंगे। एक बात और है, मराठाओं का जो अष्ट प्रधान हुआ करता था उसको बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इसके बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आप देखिए दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन काल में सरहद संबंधी नीतियों के बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे कृषि उत्पादन को लेकर क्या क्या, सिंचाई व्यवस्था कैसा था, ग्राम व्यवस्था कैसा था, किसान वर्ग अनुदान, कृषि ऋण को लेकर बहुत सारे नियम कानून थे, उन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं इसमें। इसके अलावा शहरीकरण के बारे में आप पढ़ेंगे, शहरीकरण की ढांचा कैसी थी, जनांकीय ढांचा कैसी थी, सबके बारे में जनसंख्या को लेकर नियम कानून पढ़ने वाले हैं इसमें। यहाँ पर आपको उद्योग में क्या पढ़ेंगे, तो सूती कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने के बारे में आप पढ़ने वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे लघु उद्योग थे, सबके बारे में आप पढ़ने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से उद्योग का संचालन किया जाता था, कौन कौन से जो प्रोडक्शन हुआ करता था, किन किन चीजों का, सबके बारे में इसमें पढ़ेंगे आप। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, जिसमें राज्य नीतियां पढ़ेंगे, आंतरिक और बाहरी व्यापार, जैसे भारत के अंदर किस प्रकार का व्यापार हुआ करता था, किन किन चीजों का हुआ करता था, और बाहर की देशों से किस प्रकार का व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा इसकी पतन पढ़ेंगे, परिवहन संचार को लेकर पढ़ेंगे, किस टाइप से व्यापार, परिवहन मतलब व्यापार जल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से होता था, सबके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हुंडी के बारे में आप पढ़ेंगे, बीमा, राज्य की आय और व्यय के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में, किसान विद्रोह के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 6 में, ये हमारा रहा यूनिट 6। इसमें आप क्या क्या जानेंगे, तो इसमें जानेंगे आप समाज और संस्कृति में क्या जानेंगे, तो सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा उनके सिलसिले, विश्वास, प्रथाएं, प्रमुख सूफी संत के बारे में जानेंगे आप। इसके अलावा शैववाद के बारे में पढ़ेंगे ये, और वैष्णववाद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो शैववाद और वैष्णववाद क्या थी, तो हिंदू धर्म की दो शाखा थी। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे मीराबाई हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गए, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, गुरु नानक देव हो गए, इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आप मध्यकालीन युग के संतों के बारे में जानेंगे, जैसे आपको संत और उनके जो इफेक्ट समाज पर क्या पड़ा, उन सब के बारे में जानने वाले हैं। राजनीतिक एंड धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे, फिर उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उन संतों का। इसके अलावा जो हमारे स्त्री संत हैं उनके बारे में, मध्यकालीन भारत की स्त्री संत जैसे मीराबाई हो गई, इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर सिख आंदोलन के बारे में जानेंगे, उसकी प्रभाव, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और आदि ग्रंथ खालसा के बारे में जानेंगे, गुरु नानक देव के बारे में जानेंगे, उनकी शिक्षाएं की प्रथाएं और मान्यताएं के बारे में हम जानेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर सामाजिक वर्गीकरण को हम जानेंगे, जिसमें आपको शासक वर्ग हो गया, प्रमुख धार्मिक समूह हो गया, उलेमा हो गया, वणिक हो गया, व्यावसायिक वर्ग हो गया, राजपूत समाज हो गया, सबके जितने भी ग्रुप्स थे, समाज थे, सामाजिक वर्गीकरण में इस सबको बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इतने सारे ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ग्रामीण समाज में हम क्या पढ़ेंगे, तो छोटे समाज के बारे में जानेंगे, ग्राम कचहरी के बारे में जानेंगे, कृषक एंड गैर कृषक एंड शिल्प जो वर्ग थी, ग्रुप थी, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, स्त्रियों की स्थिति में हम क्या जानेंगे, तो उनकी व्यवस्था, और देवदासी व्यवस्था क्या है, तो देवदासी व्यवस्था के बारे में भी आप जानने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षा का विकास के केंद्रों के बारे में जानेंगे, जैसे पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा को के बारे में, उसके नीतियों के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में हम जानने वाले हैं। ललित कलाओं में भी हम थोड़ी प्रकाश डालेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो मुगल काल में ललित कला कैसी थी, राजस्थानी और पहाड़ी गढ़वाली संगीत और ललित कलाओं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा कला और
वास्तुकला में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपको इंडो इस्लामी वास्तुकला को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मुगल वास्तुकला को पढ़ेंगे, क्षेत्रीय वास्तुकला शैलियों को हम स्टाइल्स को पढ़ेंगे हम। इसके अलावा इंडो अरबी पढ़ेंगे वास्तुकला, फिर इसके अलावा मराठा दुर्ग एंड पूजा गिरी एंड मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। अब हम चलेंगे यूनिट 7 में। यहाँ पर यूनिट 7 है, ये इंग्लिश में दिया गया है और यहाँ पर यूनिट 7 का हिंदी में दिया गया है। तो जैसा कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम जानने वाले हैं, जैसे अभिलेखागार ए सामग्री, अभिलेखागार के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जीवन चरित्र और संस्मरण के बारे में जानेंगे, समाचार पत्र के बारे में जानेंगे, मौलिक साक्ष्य के बारे में जानेंगे, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी स्मारक सिक्के के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का उत्थान के बारे में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश जो सत्ता थी वो कैसे भारत में आई, वो व्यापारिक के रूप में आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। 16 एंड 18 शताब्दी के दौरान इसका विकास हुआ था। ब्रिटिश के अलावा भी बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आए थे, उन सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश हो गए, इन सब के बारे में आप जानेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को जानेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य कहाँ तक विस्तार हुआ था और कैसे इसकी स्थापना हुई थी, इस सब के बारे में। इसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य थे ब्रिटिश काल में, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया एंड पंजाब हो गया, इनका जो ब्रिटिश साम्राज्य से कैसा संबंध था सबके बारे में हम पढ़ने वाले। इसके अलावा जो 1857 का जो विद्रोह था उसके बारे में जानेंगे, उसके कारण, प्रवृत्ति, प्रभाव, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। इसके अलावा कंपनी के ताज, जो कंपनी के ताज थी, जो कंपनी की मेन पावर थी, किसके हाथ में केंद्रित थी, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं आप। इसके अलावा प्रांतीय ढांचा कैसी थी इन द ब्रिटिश काल पीरियड, और केंद्रीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्रमिक विकास को जानेंगे। कंपनी के शासन काल में बहुत सारे चीजें सुधार हुई, जैसे सिविल सर्विस का स्थापना हुआ, सबके बारे में पढ़ेंगे। न्याय तंत्र कैसा था, पुलिस और सेना का लेकर क्या कानून थी, सबके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आप रियासतों और रजवाड़ों के संबंध के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। आगे हम चलते हैं, जैसे यहाँ पर स्थानीय स्व सरकार के बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा संवैधानिक परिवर्तन के बारे में आप जानेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा यूनिट 8 रहा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यूनिट 8 है, तो यूनिट 8 में क्या क्या पढ़ना है वो हम जानेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, ये काफी बड़ा था इसलिए 2 पेज में इसको लिखा गया। अब यहाँ पर यूनिट 8 है, तो यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ने वाले यूनिट 8 में, तो देखिए उपनिवेश अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था 1 से लेकर 3 तक आप क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको 4 से लेकर 6 तक आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और 7 से लेकर 9 तक आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो 7 से लेकर 9 तक तो यहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे इकाई 8 हो गया, इसमें क्या पढ़ेंगे, उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बदलती संरचना, व्यापार और उसकी दिशा के बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा कृषि का विस्तार पढ़ेंगे, वाणिज्यिकरण पढ़ेंगे, भू अधिकार पढ़ेंगे, बंदोबस्त, भू बंदोबस्त पढ़ेंगे, जिसने भी कर को लेकर, टैक्स को लेकर जो नियम कानून बनाए थे उन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। नहर व्यवस्था के बारे में, सिंचाई को लेकर क्या कानून व्यवस्था थी, सबके बारे में आप जानने वाले हैं। अब नीचे चलते हैं, उद्योगों का ह्रास कैसे हुआ इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उस सबका नाश हो गया, उस सब के बारे में आप जानने वाले हैं इसमें। शहरीकरण के बारे में जानेंगे और विश्व युद्ध के बारे में भी आप जानेंगे। विश्व युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या क्या परेशानियां आई, सबके बारे में आप डिटेल से जानने वाले हैं इसमें। हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आप ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कारखाना को लेकर क्या कानून था, मजदूर संघ आंदोलन के बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा मौद्रिक नीति के बारे में जानेंगे, बैंकिंग, मुद्रा विनिमय, रेलवे, सड़क परिवहन, डाकघर और टेलीग्राफ के बारे में इसमें आप पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके अलावा शहरी केंद्र का विकास कैसे हुआ, नगर नियोजन, स्थापत्य की नूतन विशेषताएं, शहरी समाज और शहरी समस्याओं को लेकर सारे चीज आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस काल पीरियड में बहुत सारे अकाल महामारी आई थी, जिसको लेकर बहुत सारे नीतियां बनाई गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया था, सबके बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा आपको जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह के बारे में जानेंगे आप। इसके अलावा आप जनजातीय विद्रोह जैसे बिरसा मुंडा हो गए, किसान आंदोलन के बारे में आप, खेड़ा के आंदोलन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबके बारे में आप जानने वाले हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। ये यूनिट आपको 8 ही है क्योंकि 2 भाग में इसको विभाजित किया गया, काफी बड़ा था।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए यूनिट 8 है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। संक्रमण काल में भारतीय समाज के बारे में इसको आपको पढ़ना है, जिसमें आपको ईसाई धर्म के संपर्क, ईसाई धर्म का कैसे विकास हुआ, मिशन एंड मिशनरी के बारे में आप जानेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं के बारे में, धार्मिक धारणाओं के बारे में भी आप जानने वाले हैं, शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों के बारे में आप जानेंगे इसमें। इसके अलावा यहाँ पर आगे चलिए आप शिक्षा नीति में आप सरकारी नीतियों को जानेंगे, विषय वस्तु, अंग्रेजी भाषा को लेकर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जितने भी बड़े बड़े जो उच्च शिक्षा थी, हाई एजुकेशन थी, उसमें अंग्रेजी भाषा को नेसेसरी कर दिया गया था, उन सब को लेकर आप जानने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसेंस में आप क्या जानेंगे, तो सामाजिक सुधार बहुत सारे हुए थे, जैसे विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, इन सबको बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने लाया था, इन सब के बारे में आप जानेंगे। प्रार्थना समाज हो गए, ब्रह्म समाज हो गया, सबके बारे में आप डिटेल्स पढ़ने वाले, दयानंद सरस्वती हो गए, सबके बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा जातिगत संगठन और जाति गतिशीलता के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे स्त्रियों से बहुत सारे जो कुरीतियां फैली थी, जैसे सती प्रथा हो गया और जो बाल विवाह हो गया, लेकर बहुत सारे जो कुरीतियां थी हमारे समाज में, उसको लेकर बहुत सारे कानून बनाया गया था और उसको खत्म किया गया था। उन सब चीजों को, सती प्रथा को खत्म किया गया था, बाल विवाह को खत्म कर दिया गया था एक्ट लाकर। तो इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में आप क्या जानेंगे, तो पत्रकारिता संबंधित गतिविधियों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भारतीय भाषाओं के बारे में आप क्या जानेंगे, तो आधुनिकीकरण को लेकर क्या चीजें थी उस सब के बारे में आप जानने वाले हैं। संगीत, चित्रकारी के बारे में जानने वाले हैं। कलाओं को कैसे पुनर्विकास किया गया, सबके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए ये आपको इकाई 9 हो गया, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक और आर्थिक आधार के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको भारतीय नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी विस्तार कैसे हुआ, अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, सबके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके जो कार्यक्रम था, नीतियाँ थी जो 1885 से लेकर 1920 के बीच में आई थी, जो बनाई गई थी, उन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा स्वदेशी और स्वराज के बारे में भी आप जानेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए, सुभाष चंद्र बोस के जो कंट्रीब्यूशंस है उसके बारे में आप जानने वाले हैं। इसके अलावा जो मध्य वर्ग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आजादी में, उसके बारे में भी आप जानने वाले हैं। स्त्रियों का आंदोलन में क्या भागीदारी रहा, उसके बारे में भी आप जानने वाले हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, फिर डांडी मार्च चलाया, फिर खिलाफत आंदोलन चलाया, सबके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। इन सब के अलावा वामपंथी राजनीतिक पढ़ेंगे, दलित वर्ग आंदोलन पढ़ेंगे, सांप्रदायिक राजनीतिक में क्या पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो देश था, आजादी जब हो रही थी तो 2 भागों में बट गया था धर्म के नाम पर, पाकिस्तान और भारत। तो इन सब के बारे में जानेंगे। जैसे मुस्लिम लीग हो गया, फिर पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई, सबके बारे में आप जानने वाले हैं। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, इसमें क्या क्या परेशानियां आई, सबको लेकर जानेंगे। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्वतंत्रता के पश्चात जो कैसी कंडीशन थी भारत की, उसके बारे में आप जानने वाले हैं, जिसमें आपको विभाजन के समय कौन कौन से चुनौतियां आई, उस सबके बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारत में बहुत सारे रजवाड़े एंड रियासतें थी, कहा जाता है 500 से ऊपर रियासतें थी, उन सब के बारे में जानेंगे कि उनकी कैसे एकीकरण किया गया, कौन किया, किनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था इसमें, सबके बारे में आप जानने वाले। इसके अलावा आप जानेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ऐसे 5 स्टेट थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, जो अलग देश बनाना चाहता था, जिसका नाम है कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर एंड रीवा एंड जूनागढ़। तो 5 को कैसे मिलाया गया, किन नीतियों का प्रयोग किया गया, सबके बारे में आप जानेंगे। अब आगे चल, तो ये इकाई 9 है, इसके बारे में आप क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे भी इकाई 9 था, यहाँ भी इकाई 9 है, यूनिट 9 है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भीमराव अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जैसे संविधान कैसे बना, उसमें भीमराव अम्बेडकर के क्या योगदान है, सबके बारे में आप जानने वाले हैं। फिर आधिकारिक वर्ग की ढांचा के बारे में जानेंगे, नई शिक्षा पॉलिसी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आप आर्थिक नीतियां, जो भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कौन से नीतियों का प्रयोग किया गया है, पंचवर्षीय योजना वगैरह हो गया, सबके बारे में आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। फिर जातीय मुद्दे हो गए, जात को लेकर बहुत सारे मुद्दे थी भारत में, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, राज्यों का भाषा के आधार पर निर्माण हुआ था, जिसमें आपको पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनने वाले हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर विदेशी नीतियों के बारे में भी आप जानेंगे कि भारत को अन्य देशों से कैसा संबंध था। जैसे पंचशील जो ट्रीटी थी, एग्रीमेंट थी,
चाइना और भारत के बीच में हुआ था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा यहाँ की राजनीति के बारे में जानेंगे। फिर इसी दौरान आपातकाल आया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। उदासीकरण और अर्थव्यवस्था का निजीकरण तथा वैश्वीकरण, यहाँ पर 3 चीज़ आई थी। एलपीजी रिफॉर्म आई थी, आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी अब जानते हैं। उसी को हम बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, जैसे हम उसको उदारीकरण बोलते हैं, फिर निजीकरण एंड वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर यूनिट 10 हो गया। यूनिट 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था, यूनिट जो 10 है वो हिस्टोग्राफी से रिलेटेड, तो इसमें आपको मुख्य रूप से हिस्टोग्राफी, रिसर्च मेथड, उसकी प्रवृत्ति, नेचर्स, इतिहास लेखन के बारे में आपको सारा पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राफी, मेथड, रिसर्च के बारे में आप जानेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थी, हिस्ट्री लेखन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बाइज ऑफ इन हिस्ट्री, सबके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि इसमें यही सब पढ़ना है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसमें रिसर्च से रिलेटेड एंड हिस्टोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है। जैसे रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे। यहाँ पे भी यूनिट 10 है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे ट्रेंड इन हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में आप जानेंगे। सिलेक्शंस ऑफ टॉपिक इन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये सारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, सबके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, तो आप देख लीजिएगा ये सारा चीज़। जो यूनिट 10 है बेसिकली जो आपको हिस्ट्री लेखन एंड इतिहास लेखन से संबंधित है। तो मैं आज जाना आपने कि जो नेट के पेपर 2 है हिस्ट्री का, उसकी सिलेबस के बारे में आज मैंने आपको पूरा बताया कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।